वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में आज हम चैप्टर 2 फोर्स एंड मोशन, बल एवं गति, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। ये न्यूमेरिकल्स पहले हिंदी में कराए जाएंगे, फिर इंग्लिश में भी कराए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल, एक पिंड 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है। तो ये जो पिंड है वो 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर की ओर फेंका गया। ज्ञात कीजिए पिंड की अधिकतम ऊंचाई, यानी पिंड किस ऊंचाई तक गया ये ज्ञात करना है। यात्रा में लगा कुल समय, तो इस तरह से फेंकने के बाद कितने समय तक ये ऊपर रहा। पृथ्वी से टकराते समय पिंड का वेग कितना होगा। इस क्वेश्चन का सलूशन गति के समीकरणों से हल किया जाएगा। तो गति का जो तीसरा समीकरण है v² = u² + 2as, इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे और अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 होता है तो अंतिम वेग हम 0 कर देंगे और इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम है 20 मीटर पर सेकंड यानी 20 मीटर पर सेकंड। और ये गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति हो रही है तो -g रख देंगे यहाँ पर, और फिर बाकी हम यहाँ वैल्यू रखेंगे। v 0 हो गया, u 20 हो गया, 2 a की जगह -g यानी गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत दिशा में हो रही है इसलिए -g, और h निकालना है तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। h = हमें 20 मीटर आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर 20 मीटर ऊंचाई तक ये पिंड जाएगा और फिर वहाँ से वापस आ जाएगा। अब हमें यात्रा में लगा कुल समय निकालना है। तो v = u + at, इस फार्मूले से हम यात्रा में लगा समय निकालेंगे। v 0, u 20 और a -g है। यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे। g की वैल्यू 10 लेके चल रहे हैं हम, तो t की वैल्यू निकालेंगे टाइम, ये 20/10 यानी 2 सेकंड। तो यात्रा में लगा समय कुल इसका दुगना होगा, 2 × 2। तो इस तरह से 4 सेकंड यात्रा में कुल लगा समय होगा। तो तीसरा इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये जब लौट रहा होगा, लौटते समय पृथ्वी से टकराने से पहले कितना वेग प्राप्त कर लेगा। तो सममित सिद्धांत के अनुसार पिंड जिस वेग से पृथ्वी तल से ऊपर फेंका जाता है उसी वेग से पृथ्वी पर वापस टकराता है। अतः पृथ्वी पर टकराते समय वेग 20 मीटर पर सेकंड ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, चाहे हम ऐसे कर लें सीधे लिख दें या फिर उसी फार्मूले से लगाएं। तो हाइट हमें मालूम है h = 20 मीटर, तो 20 मीटर ऊपर से गिर रहा है और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेंगे और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम फिर उसी फार्मूले से लगाएंगे। v² = u² + 2gh। अब मोशन जो है g के अंतर्गत होगी, तो v² निकालना है, u² 0, 2, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू हमारी 20। तो इस तरह से v² = 400, तो v = 20 मीटर पर सेकंड। तो यही हमारा पृथ्वी तल से जब टकराने वाला होगा इतने वेग से पिंड टकराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रॉकेट जो किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में छोड़ने के लिए भेजा जा रहा है, तो ये रॉकेट उस उपग्रह को उसकी कक्षा में इस्टेब्लिश करने के लिए भेजा जाता है। 2.05 मिनट में ये 2.9 × 10⁴ किमी पर आवर की स्पीड प्राप्त कर लेता है, यानी इतना वेग प्राप्त कर लेता है कितने समय में, 2.05 मिनट में। तो मिनट में ये इतना वेग प्राप्त कर लेता है। ज्ञात कीजिए इसकी किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकंड में औसत वेग में वृद्धि। तो 1 सेकंड में इसकी क्या होगी, औसत वेग में वृद्धि कितनी होगी ये निकालना है। और दूसरा है, यदि एक समान वेग से वृद्धि चले, ये वृद्धि एक समान हो तो 1 घंटे पश्चात उसका वेग कितना हो जाएगा। मानेंगे प्रारंभिक वेग 0 था, 1 घंटे में चली गई दूरी। ये सभी ये गति के नियमों के जो इक्वेशन समीकरण हैं उन्हीं पर आधारित हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखेंगे कि दिया गया है इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और
2.05 मिनट में, यानी 2.05 मिनट में इसकी वेलोसिटी 2.9 इंटू 10⁴ किमी पर आवर हो जाती है, और टाइम यहाँ पर दिया है, तो ये सेकंड में हम टाइम निकाल लेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है इसकी किलोमीटर पर आवर पर सेकंड औसत वेग में वृद्धि, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन निकालना है। यहाँ पर v = u + at फार्मूले से v की वैल्यू 2.9 इंटू 10⁴, u 0 है, a निकालना है, और टाइम 2.05 इंटू 60 हम कर देंगे, तो ये मिनट में था, सेकंड में बदल गया। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 2.90 इंटू 10⁴ अपान 2.05 इंटू 60, और फिर ये आएगा किमी पर आवर पर सेकंड, ये वैल्यू आ गई 235.8 किमी पर आवर पर सेकंड। तो ये जो एक्सीलरेशन अगर किमी पर आवर स्क्वायर में निकालनी है तो हम सेकंड को घंटे में बदलेंगे। तो घंटे में बदलने के लिए इसको 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो घंटे में बदल जाएगा एक्सीलरेशन। तो ये घंटे में पूछा नहीं गया है, सेकंड में पूछा गया है, तो हम सेकंड में ही रखेंगे। यदि एक समान वृद्धि से चले तो 1 घंटे पश्चात, यानी यही एक्सीलरेशन से चले तो 1 घंटे पश्चात उसका वेग कितना हो जाएगा। तो अब 1 घंटे में वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, u 0 है, तो इसी से हम निकालेंगे, इसी फार्मूले से a की वैल्यू हम 235.8 इंटू ये रखेंगे, और टाइम कितना रखेंगे, 1 घंटा, 60 इंटू 60 सेकंड हो गया, 1 घंटा हमने रख दिया यहाँ। और फिर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4,48,880 किलोमीटर पर आवर। लास्ट इसका पार्ट था 1 घंटे में चली गई दूरी, तो 1 घंटे में चली गई दूरी के लिए हम s = ut + ½ at² इस फार्मूले से निकालेंगे। तो 1 घंटे में चली गई दूरी मिल जाएगी, s = ut हमारा 0 हो गया, u 0 होने के कारण, प्लस ½ a, एक्सेलरेशन कितना है 235.8, और फिर इसको 60/60, तो हम इसको कर लेंगे इंटू टाइम। टाइम कितना है, टाइम 1 घंटा है, 60 इंटू 60 का t² है, तो स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से ये हमने वैल्यूज रख दी। तो यहाँ पर हमने a की वैल्यू रखी 235.8, क्योंकि a हमारा क्या था, किलोमीटर पर आवर, तो ये जो आवर है इसको भी हम सेकंड में बदलेंगे। सेकंड में बदलने के लिए 1 घंटे में कितने सेकंड, 60 इंटू 60, और पहले दूसरा वाला सेकंड है ही, तो हम यहाँ टाइम को सेकंड बना के मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हमारी यूनिट किलोमीटर में आ जाएगी। तो इसलिए ये 60 इंटू 60 से डिवीजन किया गया है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4,24,440 किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस वो 1 घंटे में चल लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड 480 चक्कर प्रति मिनट की दर से 0.4 मीटर व्यास के वृत्त में चक्कर लगा रहा है, यानी वृत्ताकार गति कर रहा है। पिंड का कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पिंड का जो है चक्कर प्रति मिनट की दर से स्पीड दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, चक्कर पर सेकंड निकालेंगे, तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो चक्कर पर सेकंड निकालने के लिए मिनट को सेकंड में बदलेंगे, यानी 60 से भाग देंगे। 480 चक्कर 1 मिनट में लग रहा है, तो 1 सेकंड में कितना लगेगा, 480/60 चक्कर पर सेकंड, तो ये 8 चक्कर पर सेकंड निकल के आ गया। ये फ्रीक्वेंसी हो गई। हम जानते हैं ओमेगा = 2πn, तो n की वैल्यू यहाँ रखेंगे, 2 इंटू 3.14, इससे हम निकालें तो और आसान हो जाएगा, इंटू 8, यानी फ्रीक्वेंसी, और फिर इसके बाद ये कैलकुलेट करेंगे 50.29 रेडियन पर सेकंड। ये एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग निकल गया। रेखीय वेग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, v = r⍵ फार्मूले से निकालेंगे। r की वैल्यू व्यास दिया है तो डिवाइड कर लेंगे 0.4/2 इंटू 50.29 मीटर पर सेकंड, तो v = 10.05 मीटर पर सेकंड आ गया। ये हमारा रेखीय वेग आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 ग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को 2 मीटर डोरी यानी स्ट्रिंग से, जो अधिकतम 36 न्यूटन यानी 36 न्यूटन का तनाव सह सकती है, की सहायता से क्षैतिज तल में कितने पूर्ण चक्कर प्रति मिनट की दर से घुमाया जा सकता है। तो मैक्सिमम
टेंशन 36 न्यूटन ये सह सकती है डोरी, और क्षैतिज में हम घुमा रहे हैं, क्षैतिज दिशा में। और इसकी डायमीटर का मतलब डोरी की लेंथ हमने 2 मीटर ली है, तो ये रेडियस हो गया सर्कुलर पाथ का, और मास हमारा 100 ग्राम यानी 0.1 kg हो गया। तो हम चक्कर प्रति मिनट निकालना है, यानी हम पहले वेलोसिटी निकालें फिर एंगुलर वेलोसिटी, और इस तरह से चक्कर प्रति मिनट निकाल सकते हैं। तो अभिकेंद्र बल डोरी में अधिकतम तनाव mv² / r = T। चूंकि हमें ओमेगा निकालना है तो इसलिए हम v = r ओमेगा से इसको लिख देंगे, और ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, या ओमेगा की वैल्यू 2πn रख दें तो सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। तो T यानी रस्सी में तनाव m/r r ओमेगा²। तो हम r² से एक r² r कैंसिल हो जाएगा, केवल r बचेगा। 4π² n² यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू निकालनी है, m कितना है 0.1 kg, 0.1 kg। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 2 मीटर है, और मैक्सिमम टेंशन 36 न्यूटन। तो इन सारी वैल्यूज को रख के हम जब सॉल्व करेंगे तो n² की वैल्यू आ गई 4.55, और फिर n की वैल्यू निकाल लेंगे स्क्वायर रूट लेकर, n की वैल्यू 2.13 चक्कर प्रति मिनट। तो यहाँ पर एक्चुअल में चक्कर प्रति सेकंड ही आएगा, और चक्कर प्रति मिनट बदलने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डोरी में अधिकतम चक्कर प्रति मिनट इसमें हम 60 से मल्टीप्लाई करके तब लिखेंगे, तो ये चक्कर प्रति मिनट की दर से घुमाया जा सकता है मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मशीन का कोणीय वेग 10 सेकंड में 500 चक्कर प्रति मिनट से 1000 चक्कर प्रति मिनट हो जाता है, मशीन का कोणीय त्वरण ज्ञात कीजिए। कोई मशीन है, इसका एंगुलर वेलोसिटी 10 सेकंड में 500 चक्कर प्रति मिनट से 1000 चक्कर प्रति मिनट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को फंसाने के लिए लिखा गया है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, एक्चुअल में ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं दी है। तो यूनिट देखेंगे चक्कर प्रति मिनट, तो साइकिल्स पर मिनट जो है वो हमारा इस एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट नहीं है। तो हम इसको किस में बदलेंगे, पहले चक्कर पर सेकंड में बदलेंगे और फिर एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे इससे। तो हम यहाँ पर इसको चक्कर प्रति मिनट ही रखे हैं, क्या करेंगे ओमेगा = 2πn1। तो यहाँ पर n की वैल्यू हम n1 की वैल्यू 500 साइकिल्स पर मिनट रखेंगे। तो अब जो ओमेगा की यूनिट आएगी 1000 पाई, ये यूनिट हमारा रेडियन पर मिनट आएगी, रेडियन पर सेकंड के बजाय रेडियन पर मिनट आ गया। इसी तरह से फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा2 = 2πn2। तो यहाँ पर n2 की वैल्यू 1000 रखेंगे, और ये आ गया 2000 रेडियन पर मिनट। तो इस मिनट का विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर मशीन का कोणीय त्वरण, मशीन का कोणीय त्वरण 10 सेकंड टाइम है, तो 10 t की वैल्यू यहाँ 10 लिखेंगे, और ओमेगा2 2000 पाई और ओमेगा1 1000 पाई। तो इस तरह से 100 पाई/10। तो ओमेगा आ गया, इसमें कोणीय त्वरण अल्फा आएगा 100 पाई रेडियन पर मिनट इंटू सेकंड। तो इस तरह से हम इसको एक यूनिट में बदलेंगे, तो रेडियन पर मिनट को हम क्या करेंगे सेकंड में बदलेंगे, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा अल्फा आ जाएगा 100 पाई/60 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी की 8 सेंटीमीटर लंबी सुई, सेकंड वाली सुई है, का औसत कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग निडल ऑफ सेकंड, तो सेकंड वाली सुई का जो कि 8 सेंटीमीटर लंबी है, औसत कोणीय वेग ज्ञात करना है। तो लंबाई का इस कोणीय वेग से कोई लेना देना नहीं। तो कोणीय वेग निकालेंगे कैसे, हमें आवर्तकाल मालूम है, आवर्तकाल 60 सेकंड है, तो ओमेगा की वैल्यू हम सीधे सीधे निकाल पाएंगे 2π/t। तो सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल यानी एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है 60 सेकंड, 60 सेकंड लगता है उसको एक चक्कर लगाने में। तो हम 2π/60 रख देंगे t की वैल्यू, और ये π/30
रेडियन पर सेकंड ओमेगा की वैल्यू आ गई, औसत कोणीय वेग। तो औसत कोणीय वेग निकालने में सुई की लंबाई का कोई महत्व नहीं था, फिर भी यह दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक साइकिल सवार साइकिल सहित द्रव्यमान 90 किलोग्राम है। वह 45 मीटर त्रिज्या वाले यानी 45 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय मोड़ पर 15 मीटर पर सेकंड यानी 15 मीटर पर सेकंड के वेग से पार करना चाहता है। साइकिल के टायरों और सड़क के मध्य घर्षण गुणांक 0.6 है। तो क्या मोड़ पर वो साइकिल सवार मोड़ को पार कर लेगा? वह ऊर्ध्वाधर से कितना झुके कि साइकिल बिना फिसले मोड़ को पार कर ले? तो आवश्यक अभिकेंद्र बल की मात्रा की गणना करेंगे। पहले हम क्या क्या दिया गया है, मास दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है और मोड़ की त्रिज्या दी हुई है, mv²/r। इसको कितना अभिकेंद्र बल चाहिए? 450 न्यूटन का अभिकेंद्र बल चाहिए। तो m 90 था, वेलोसिटी 15 थी, इसका स्क्वायर हो गया 45 मीटर त्रिज्या थी, तो इसको करने पर 450 न्यूटन का अभिकेंद्र बल चाहिए। तो अब इतना अभिकेंद्र बल देखने मिलेगा कि नहीं? पृथ्वी की अभिलंब प्रतिक्रिया अगर r हो तो घर्षण बल कितना मिलेगा? अधिकतम μr। तो F की वैल्यू यानी घर्षण बल की वैल्यू μr हो गई। अगर साइकिल सवार बिना झुके साइकिल को मोड़ से गुजारना चाह रहा है तो उसको कितना अभिकेंद्र बल चाहिए? 450 न्यूटन का अभिकेंद्र बल चाहिए। अगर ये घर्षण मिल जा रहा है तो वो बिना झुके भी मोड़ को पार कर सकता है, अगर नहीं मिलता है तो उसको झुकना पड़ेगा। तो हम μr = μmg इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। म्यू की वैल्यू 0.6, m की वैल्यू 90 है और g की वैल्यू 9.8 और ये 529.2 न्यूटन आ गया। तो ये 450 न्यूटन से ज़्यादा है, इसलिए वो मोड़ को बिना झुके पार कर लेगा। तो उत्पन्न घर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्र बल से ज़्यादा है। तो इस तरह से अभिकेंद्र बल घर्षण बल से रिक्वायर्ड जितना अवेलेबल है उससे कम है, इसलिए ये साइकिल सवार मोड़ को बिना झुके पार कर लेगा। अगर साइकिल सवार को झुकना है तो देखते हैं कितना एंगल वो झुक सकता है। tan थीटा = v²/rg फार्मूले से v कितना है 15 × 15 और r कितना है 45 और g की वैल्यू 9.8 ये रखेंगे तो ये कितना है 0.51 यानी थीटा = tan इनवर्स 0.51 27 डिग्री। तो अगर घर्षण ना हो तो उस केस में उसे 27 डिग्री झुकना पड़ेगा, तब जाके वो इस मोड़ को आसानी से पार कर लेगा। क्योंकि घर्षण अवेलेबल है तो इसलिए घर्षण की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि वो बिना झुके ही मोड़ को पार कर सकता है। अगर झुक जाता है तो और ज़्यादा वेलोसिटी से वो गति करके इस मोड़ को पार कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 0.2 kg द्रव्यमान 1 मीटर लंबी डोरी से बांधकर जिसका दूसरा सिरा स्थिर है क्षैतिज तल में घुमाया जा रहा है। ये क्षैतिज तल में वृत्तीय गति का उदाहरण है। 1 मीटर लंबी डोरी से बांधा गया है यानी वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 1 मीटर है और मास 0.2 kg है। यदि यह 6/π चक्कर प्रति सेकंड लगाता हो तो डोरी में तनाव कितना होगा? तो एंगुलर वेलोसिटी इससे निकालेंगे कोणीय वेग हमारा आएगा ओमेगा = 2πn। n यहाँ पर दिया है फ्रीक्वेंसी 6/2π। तो डोरी में जो तनाव होगा वो अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। तो हम कैसे निकालेंगे? T = mv²/r या mr ओमेगा² या mr ओमेगा की वैल्यू 2πn फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे और ये क्या आ जाएगा 4π² n² mr। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर रखेंगे रस्सी में तनाव के लिए और m की वैल्यू 0.2 रखेंगे, r की वैल्यू 1 मीटर रखेंगे और n की वैल्यू 6/π। तो 6/π का होल स्क्वायर हो गया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो टेंशन आएगी रस्सी में तनाव 28.8 न्यूटन का तनाव बल
यहाँ डोरी में काम करेगा। नेक्स्ट, एम द्रव्यमान की गेंद को रस्सी के एक सिरे से बांधकर क्षैतिज तल में घुमाया गया। यदि घूर्णन आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी दुगनी कर दी जाए 3/2 यानी 1.5 गुनी कर दी जाए तो डोरी में तनाव में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो हम दोनों केसेस में टेंशन निकालेंगे और वृद्धि निकालेंगे। पहली स्थिति में डोरी में तनाव अभिकेंद्र बल के बराबर है, तो ऊपर हमने ये सिद्ध किया हुआ है। ये कैसे आएगा, ओमेगा की वैल्यू 2πn रख देंगे और अभिकेंद्र की वैल्यू, अभिकेंद्र का बल की वैल्यू क्या हो गई, mr ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू 2πn रखेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। तो T1 कितना है, पहली फ्रीक्वेंसी हम N1 ले लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये फार्मूला आ गया। और फिर दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3/2 गुना ज़्यादा हो गई। तो 3/2 गुना कर देंगे फ्रीक्वेंसी, N2 = 3/2 N1। और फिर दूसरे केस में हम T2 निकालेंगे, T2 = 3/2 N1 का स्क्वायर और बाकी ये टर्म रहेगा। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन 2/1 इससे हम भाग देंगे T2/T1। तो ये जो 4π² mr है ये कट जाएगा और N1 स्क्वायर भी कट जाएगा। 3/2 ऊपर बचेगा इसका स्क्वायर, तो 9/4 हो गया। तो इस तरह से T1 और T2 के बीच का रेशियो मिल गया 9/4। तनाव में प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, तो तनाव में प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए T2 - T1/T1 × 100%। पहले तनाव T1 था, फिर बाद में T2 हो गया। तो हम T1 के रिस्पेक्ट में कितनी वृद्धि है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम T1 को इधर ले आएंगे T2 के पास, T2/T1 हो गया और यहाँ से 1 आ गया -1। तो 9/4 T2/T1 है -1 × 100। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 125% यानी 125% ये आंसर आ गया। तनाव में वृद्धि, टेंशन में वृद्धि कितनी हुई ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10⁹ kg द्रव्यमान मीटर गेज पटरी यानी पटरियों के मध्य दूरी 1 मीटर है कि रेलगाड़ी 1200 मीटर त्रिज्या वाले मोड़ पर मुड़ना चाहती है। मोड़ की बाहरी पटरी भीतरी पटरी से 7.85 सेंटीमीटर ऊंची है। तो पटरी में जो बेंडिंग बनाई गई है वो 7.85 मीटर ऊंचा है। इससे ये जो बाहरी पटरी है, मोड़ का केंद्र इधर है यहाँ कहीं, और फिर ये 7.85 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना मीटर ऊंचा हो गया। पटरी व गाड़ी के पहियों के मध्य घर्षण गुणांक 0.21 है। तो गाड़ी का अधिकतम सुरक्षित वेग ज्ञात कीजिए। पहली चीज़ तो हम देख लेते हैं कि ये गाड़ी मुड़ पाएगी उस मोड़ पर, क्योंकि द्रव्यमान 10⁹ kg है और रेलगाड़ी 1200 मीटर पर सेकंड 1200 मीटर त्रिज्या वाले मोड़ पर मुड़ रही है। और ढलान कितना है, ढलान निकालने के लिए हम, क्योंकि ये डिस्टेंस 1 मीटर है, पटरियों के मध्य दूरी 1 मीटर है और ये है, तो इससे हम ढलान निकाल पाएंगे। ढलान कितना होगा, sin θ = 7.85 × 10⁻²/1। तो इस तरह से sin θ और tan θ लगभग बराबर होते हैं छोटे एंगल के लिए। तो यहाँ पर sin θ की वैल्यू हमने निकाल ली 7.85 × 10⁻²/1 और tan θ के बराबर कर देंगे, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है इसलिए ये वैल्यू हम ले लेंगे। अब समीकरण tan θ + μ/1 - μ tan θ = v²/rg, ये जो घर्षण है, घर्षण को इंक्लूड करके जो फार्मूला डिराइव किया गया वही है। tan θ + μ/1 - μ tan θ = v²/rg। इस फार्मूले से निकालेंगे, tan θ की वैल्यू रखेंगे और म्यू की वैल्यू 0.21 और फिर अधिकतम सुरक्षित वेग यहाँ पर इसकी गणना की जाएगी v²/r। r कितना है 1200 मीटर और g की वैल्यू 9.8। इसको जब हम रख के सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 58.73 मीटर/सेकंड। तो ये ट्रेन की मैक्सिमम वेलोसिटी है, जिससे वो सुरक्षित उस मोड़ को पार कर सकती है। इससे ज़्यादा वेलोसिटी से नहीं पार कर पाएगी, क्योंकि अब केंद्र बल की मात्रा ज़्यादा चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक मोटर गाड़ी 9 डिग्री ढलान यानी बैंकिंग वाली सड़क जिसकी मोड़ की त्रिज्या 150 मीटर है पर मुड़ना चाहती है। यदि टायर व सड़क के मध्य घर्षण गुणांक 0.6 है तो ज्ञात कीजिए मोटर गाड़ी का अधिकतम सुरक्षित वेग और अधिकतम सुरक्षित वेग जब टायर का घिसाव कम से कम हो। तो दिया गया है tan 90 डिग्री इक्वल टू 9 डिग्री इक्वल टू 0.1584 है। तो ये tan 9 डिग्री की वैल्यू हम 9 डिग्री की वैल्यू लिख इसको यूज कर लेंगे। तो अब हम फार्मूला वही रखेंगे, म्यू इक्वल टू tan थीटा अपान 1 माइनस म्यू tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर जी। इस फार्मूले में वैल्यूज रखेंगे। म्यू इक्वल टू 0.6 घर्षण गुणांक दिया गया है, tan 9 डिग्री की वैल्यू 0.184 ये दिया हुआ है, और फिर वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है यानी वी की वैल्यू, और आर की वैल्यू 150 यानी 150 मीटर है, और जी 9.8। इससे वेलोसिटी निकल के आई 35.098 मीटर पर सेकेंड। 35.098 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ गई मैक्सिमम, जिससे वो मोटर गाड़ी गुजर सकती है। तो अधिकतम सुरक्षित वेग जब टायर का घिसाव कम हो। टायर का घिसाव कम रखने के लिए म्यू की वैल्यू 0 रखेंगे, यानी घर्षण 0 रख देंगे, तभी टायर का घिसाव कम होगा। घर्षण जितना ज़्यादा होगा टायर का घिसाव उतना ही ज़्यादा होगा। तो घर्षण की वैल्यू 0 रखने पर यहाँ पर हम देख रहे हैं tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर जी। तो घर्षण की वैल्यू 0 रखेंगे और tan थीटा की वैल्यू 0.1584 ये रखेंगे, और आर की वैल्यू 150, जी की वैल्यू 9.8। तो ये 15.26 मीटर पर सेकंड आ गया वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से चलेगा तो जो टायर में घिसाव है, घर्षण कम 0 होने से घिसाव नहीं होगा, और इससे कम चलेगा तब भी वो मोड़ को आसानी से पार कर लेगा। अगर इस वेलोसिटी से ज़्यादा चलेगा तब भी मोड़ को पार कर लेगा, लेकिन इस केस में घर्षण का भी उपयोग किया जाएगा और इस कारण से टायर कुछ घिस सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 ग्राम द्रव्यमान का 50 ग्राम मास है। एक कण है जो 1 मीटर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त में घूमते हुए 15/पाई यानी 15/पाई चक्कर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाता है। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 15/पाई। तो गणना करना है कण का त्वरण एक्सीलरेशन, 1/4 चक्कर में लगने वाले संवेग परिवर्तन। तो चेंज इन मोमेंटम भी ज्ञात करनी है। तो हम अब क्या करेंगे, कण का त्वरण ज्ञात करना है। तो एक्सेलरेशन अब त्वरण ही हम ज्ञात करना है, वी स्क्वायर अपान आर या आर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू हम निकालेंगे 2πn फार्मूले से। तो एन की वैल्यू हम 50/पाई रख देंगे, 15/पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, 30 रेडियन पर सेकंड। ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, आर 1 है, ओमेगा 30 है, तो ए इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभिकेंद्र त्वरण 900 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 900 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अभिकेंद्र त्वरण आ गया। 1/4 चक्कर में संवेग परिवर्तन की गणना करनी है। तो 1/4 चक्कर 90 डिग्री पर पूरा होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर संवेग mv है और यहाँ भी संवेग mv हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है दोनों संवेगों के बीच में। तो इस तरह से 90 डिग्री का जो एंगल है, इसके कारण से संवेग में परिवर्तन कितना हो गया, डेल्टा पी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो वेलोसिटी यहाँ पर निकाल लेंगे, लीनियर वेलोसिटी आर ओमेगा पी इक्वल टू एम वी। तो इस फार्मूले से निकालेंगे एम आर ओमेगा, और फिर एम आर ओमेगा को हम कैलकुलेट करेंगे। एम कितना है 50 ग्राम यानी 50 इंटू 10⁻³ और आर की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, ओमेगा कितना है 30। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे और ये आएगा 1.5 मीटर पर केजी मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हम मोमेंटम लिख लेंगे 1.5 केजी
मीटर पर सेकंड। अब हम इसको √2 से मल्टीप्लाई करके संवेग में परिवर्तन निकालेंगे। √2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.5 में। √2 की वैल्यू 1.414 आती है। तो ये डेल्टा पी हमारा आ जाएगा, डेल्टा पी का आंसर आ जाएगा 2.12 kg मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से ये हम चेंज इन मोमेंटम संवेग में परिवर्तन निकाल सकते हैं। और इस क्वेश्चन को दूसरे टाइप से भी पूछा जा सकता है। किसी ईयर में ये दिया गया था 1/4 चक्कर में कण का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट इन 1/4 साइकिल। तो ये ए टू बी जा रहा है 1/4 चक्कर में, तो ए से बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, जबकि ये डिस्टेंस क्या है 1 मीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम डायरेक्टली निकाल पाएंगे √2 मीटर ये डिस्टेंस हो गई। तो कण का विस्थापन √2 मीटर हो गया। 1/4 के बजाय अगर ये आधे चक्कर में डिस्प्लेसमेंट निकालने को कह दे तो ए टू सी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और इस केस में ये 1 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 1 + 1 यानी 2 मीटर। तो 2 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अगर 3/4 साइकिल में डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डी पॉइंट पर पहुंचेगा, तो यानी ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस अगेन √2 मीटर ही आएगी। तो इस तरह से 3/4 साइकिल में भी वो √2 मीटर ही डिस्प्लेस होगा। अब हम इन सभी क्वेश्चंस को इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। तो आइए इंग्लिश में सॉल्व करते हैं। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ 20 मीटर पर सेकंड। फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉडी एंड टोटल जर्नी टाइम, वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो यहाँ पर जो दिया है गिवन दैट इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली विथ स्पीड और वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड अपवर्ड। Then we calculate from third equation of motion, v square is equal to u square plus 2as, and acceleration is minus g. Acceleration is minus g, and we have to calculate total height traveled by this mass. Final velocity v is equal to 0. Initial velocity is u is equal to 20 meter per second. Hence, putting in this formula, v square 0, u square is 20 का square plus 2a minus g, a is minus g and s is h. We calculate h is equal to 20 meter from this formula. Now, total journey time. Total journey time is calculated by v is equal to u plus at. v is 0, u is 20, a is equal to minus g, and t we have to calculate this t. T is equal to 20 upon 10. That is t is equal to 2 seconds. T is time for going up, and we have to calculate total time going up and down. So then total journey time is 2t, and 2 into t 2, this is 4 seconds. Total journey is time is 4 seconds. 2 seconds for up journey, 2 seconds for down journey. Hence total time for journey is 4 seconds. 2 into 2 into equal to 4 seconds. Third, velocity of body when it strikes on ground. This is very similar case at which from which it started from 20 meter per second and goes to 20 meter height with and stopped here, and then again falling down with acceleration g. Then under this gravity it will acquire final velocity 20 meter per second. If we want to calculate this, यदि हमें ये कैलकुलेट करना है तो हम v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। u टेकिंग u हियर 0, u इक्वल टू 0 प्लस 2, a इज g, s इज 20 मीटर। देन v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 20, दिस इज 400, v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर, 20 मीटर पर सेकेंड एट
lowest point where it is going to collide with earth surface. Next example is a rocket is fired to place of satellite in its orbit. It achieves velocity 2.90 into 10 to the power 4 km per hour in 2.05 minute. Determine its average rate of increase of velocity in km per hour per second. We have calculate acceleration km per hour per second unit. Velocity of rocket after 1 hour if mass moves with uniform velocity. Assuming initial velocity is initial velocity of rocket is 0. This is actually velocity of rocket calculating after 1 hour, assuming that if body is moving with uniform acceleration. This is the case of uniform acceleration. Distance traveled in 1 hour, 1 घंटे में चली गई कुल दूरी, तो ये तय करनी है. तो यहाँ पर u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 2.90 into 10 to the power 4 km per hour and time is 2.05 minute. This is converted into second, 2.05 into 10 to the power 60 second. We have to calculate acceleration in km per hour per second. Then v equal to u plus at formula. U is 0, v is 2.90 into 10 to the power 4. A is to be calculated and time is, we have to take time is second, that's why per second is the unit. 2.05 into this was in minute, then multiplied by 60, change into second. We calculate acceleration and this acceleration is 235.8 kilometer per hour per second. This is the answer. Now velocity of rocket after 1 hour. Velocity of rocket after 1 hour, we calculate v equal to u plus at. U is 0 and acceleration we have calculated 235.8 kilometer per hour per second. Then velocity after 1 hour, then t is 1 hour, change it into second, 60 into 60 second, and calculating we get v is 848880 km per hour after 1 hour. Total distance travelled in 1 hour, s equal to ut plus half at square. S equal to u is 0, half a is 23.8 kilometer per hour per second. That is, we have to change the unit into hour or second. We are changing this acceleration into second, km per hour per second. Then per hour is changed into second, 60 into 60, and time 1 hour is changed into second, 60 into second, 60 second square. Then we got answer in kilometer. S final answer is S equal to 42440 kilometer. This is the distance travelled in 1 hour. 1 घंटे में ट्रैवल की गई दूरी. तो यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन किलोमीटर पर आवर पर सेकंड, किमी पर आवर पर सेकंड था. तो हमने जो पर आवर था उसको हमने यहाँ पर सेकंड्स में चेंज कर लिया. सेकंड में चेंज करने के लिए आवर को क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे, 60 इंटू 60. अब हम टाइम को यहाँ पर यूनिट क्या रखेंगे, सेकंड में रखेंगे, ताकि ये सेकंड से सेकंड सब कट जाएं और किलोमीटर में आंसर आ जाएंगे. यही लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें की गई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी रिवॉल्व्स 480 राउंड्स पर मिनट. रोटेशन इज गिवन हियर इन पर मिनट on circular path of diameter 0.4 meter. Find angular and linear velocities of body. Here given that revolution per minute, then we have to calculate revolution per second.
change minute into second, divide 480 by 60, 8 revolution per second. This is frequency. Angular velocity of body omega is equal to 2 pi n, that is 2 into 22 by 7 into 8 radian per second. This is angular velocity 50.29 radian per second. Now linear velocity of body v is equal to r omega. V is equal to r omega. R is here diameter is given 0.4 meter. Then r is 0.4 by 2 into omega is 50.29. Velocity is 10.05 meter per second. This is linear velocity. Now next question. Particle of mass 100 gram is attached to a string of length 2 meter. If string can withstand or can bear maximum tension of 36 Newton, then calculate revolution per minute completed by particle. According to question, centripetal force is equal to maximum tension beared in string, mv square upon r is equal to t. We change v is equal to r omega, then mr omega square, omega is equal to 2 pi n. Then putting the omega is equal to 2 pi n, we get t is equal to 4 pi square n square mr. According to question, m is 100 gram or 0.1 kg and r is equal to 2 meter, t maximum tension 36 Newton. Putting these value into this equation, t is 36, 4 pi square n we have to calculate. Mass is 10 to the power minus 1 kg or 0.1 kg. R is 2 meter, and putting this in formula, and we get n square is equal to 4.55 or n is equal to 2.13 round per second. If we multiply this into 60, we get round per minute. Hence the string can be revolved with maximum speed 2.13 into 60 round per minute. We have multiplied by 60 this term because of we calculate this round per minute. Next question, angular velocity of any machine increased by 500 rpm to 1000 rpm in 10 सेकेंड. फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ मशीन. तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, एक मशीन है जिसका आरपीएम हम यानी राउंड पर मिनट 500 से 1000 आरपीएम कर रहे हैं 10 सेकंड में. एंगुलर एक्सेलरेशन अप्लाइड ऑन मशीन कैलकुलेट करना है. तो ओमेगा 1 इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 इक्वल टू 2 पाई n1 is 500 rpm. Then multiplying by this 500 rpm we get 1000 radian per minute. Final angular velocity omega 2 is equal to 2 pi n2 is 1000 rpm. This is 2000 radian per minute. Angular acceleration of machine omega 2 minus omega 1 upon t. Omega 2 is 2000 pi, omega 1 is 100 pi upon t. T is 10 seconds. After calculating we get 5.23 radian per second. Next question, find the average angular velocity of seconds needle of a clock whose length is 8 सेंटीमीटर. तो घड़ी की 1 सेकंड वाली सुई है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर दी गई है. एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है. हम जानते हैं, वी नो दैट फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज 2 पाई n और 2 पाई बाई t. टाइम पीरियड ऑफ नीडल ऑफ सेकंड इन वॉच इज 60 सेकंड. पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस t, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 60 and we get pi by 30 radian per second. This is the answer. Pi by 30 radian per second is angular velocity
of this second needle of this watch. Next question, mass of cyclist with bicycle is 90 kg. A cyclist is of mass 90 kg with bicycle. He is moving on circular path of radius 45 meter with speed 15 meter per second. If coefficient of friction is 0.6, then between tire and road then will the cyclist be able to cross the road? क्या साइकिलिस्ट रोड को क्रॉस कर लेगा, यानी सर्कुलर टर्न को क्रॉस कर लेगा? एट विच एंगल ही शुड बेंड हिमसेल्फ टू वर्टिकल सच टू क्रॉस द टर्न विदाउट स्लिपिंग, यानी किस एंगल पर इस साइकिलिस्ट को वर्टिकल से झुकना पड़ेगा ताकि वो बिना स्लिप किए, बिना फिसले उस रोड को क्रॉस कर जाए। तो इसमें दो चीज़ें निकालनी है। पहली चीज़, क्या साइकिलिस्ट टर्न को पार कर लेगा? तो इसके लिए जो हमारे पास फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स, वही अपकेंद्र बल प्रदान करेगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स से ही अपकेंद्र बल मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करेंगे एंड देन फ्रिक्शन फोर्स। तो जितना भी फ्रिक्शन है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा है यानी ग्रेटर है, तभी साइकिल सवार इस टर्न को पार कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। तो साइकिल सवार यहाँ पर बिना झुके रोड को पार कर सकता है कि नहीं, ये चीज़ हम देखेंगे। तो पहले सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r 90, मास v 15, r 45, दिस इज 450 न्यूटन is required centripetal force to cross the road without bending. Normal reaction is r equal to mg in the case of straight line motion. Maximum friction E will be mu r. Mu is coefficient of friction. Then mu r is equal to mu mg. This is friction force. Mu 0.6, m 90, g 9.8. This is 529.2 Newton. Here we see that friction force is greater than centripetal force, then cyclist will cross the road without bending using this friction force. In second case, we have to calculate the bending of cyclist. Tan theta is equal to v²/rg. V is square is equal to 15 into 15, r is 45, g is 9.8. Then it is tan theta is equal to 0.51, theta is equal to tan inverse 0.51 or 57. This is 27 degree nearly angle at which cyclists have to bend from vertical. This is the angle. Next question, a body of mass 0.2 kg is attached to one end of 1 meter long string whose second end is stationary. If it rotates on horizontal plane, then find tension in the string. Length of this string is 1 meter, that is radius is 1 meter. Mass is 0.2 kg, mass is of 0.2 kg, and we have to calculate tension in the string. If it is rotate on horizontal point, here frequency is not given, frequency is 6/pi. Cycles are rotations per second. Then we have to calculate from tension in string. Tension is centripetal force mr omega square, omega putting 2 pi n, mr 2 pi n whole square. Then t is equal to 4 pi square n square mr. Putting each term 4 pi square, m is 0.2, r is 1 meter, and n square is 6/pi square. Pi square is cancelled and we get T equal to tension in the string is 28.8 Newton. This is the value of tension in the string. Next question, a ball of mass m is attached to one end of rope and ball rotates in
horizontal plane. A ball of mass m each attached with a string in horizontal plane and frequency of rotation is let n1, and then frequency of this rotation is increased 3 by 2 times, then n2 is final frequency is 3 by 2 n1. Find percentage increase in tension of string. Again we have formula. Tension string is equal to centripetal force m r omega square, that is omega is 2 pi n, then we get T equal to 4 pi square m r n square. In first case tension in the string is 4 pi m r n1 square, and tension in the string in second case T2 is equal to 4 pi square m r n2 square. Putting the value of n2 is 3 by 2 n1, and we get T2 upon T1, equation 2 divided by 1. T2 upon T1, whole term is cancelled, 4 pi square mr, 4 pi square mr is cancelled, and we n square is also cancelled, 3 by 2. This is 3 by 2 का square 9 by 4. T2 upon T1 is equal to 9 by 4. Percentage increase in tension T2 minus T1 upon T1 into 100%, that is T2 upon T1 minus 1 into 100%. This is the final formula, T2 upon T1. Putting the value of T2 upon T1, we get 9 by 4 minus 1 into 100%, and calculating we get फाइनल आंसर इज 125%. 125% इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मीटर गेज ट्रेन सेपरेशन बिटवीन रेल्स इज 1 मीटर. तो एक मीटर गेज की ट्रेन है जिसकी पटरियों के बीच जो सेपरेशन है वो 1 मीटर है. ऑफ मास 10 to the power 9 kg इज टेकिंग टर्न्स ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ 1200 meter radius. Radius is 1200 meter. Mass of this train is 10 to the power 9 kg, and separation between rails is 1 meter. Outer rail is raised 7.85 centimeter with respect to inner rail. Coefficient of friction between rail and wheel is 0.21. Find maximum required speed of train. We have A and C distance between rails of this train, यानी पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर है, और ये जो हमने हाइट रखी है वो 7.85 सेंटीमीटर और 7.85 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. देन साइन थीटा इज गिवन बाई 7.85 इंटू 10⁻2 upon 1. ये साइन थीटा इज we have to calculate sin theta, and this is nearly equal to tan theta. Given that mass is 10 to the power minus 9 kg, r radius of circular path is 1200 meter, mu is equal to 0.21. From formula tan theta is plus mu is upon 1 minus mu tan theta is equal to v square upon rg. इस फार्मूले से tan theta is equal to 7.85 into 10 to the power minus 2 plus mu 0.21, 1 minus 0.21 mu, and tan theta is equal to 7.85 into 10 to the power minus 2. V square we have to calculate. R is 1200 meter, G is equal to 9.8. Thus we have to calculate V, and V is 58.73 meter per second. Next question, a car is taking turn on road, that is banking off road case. Banking off road is 9 degree, and tan 9 degree is given here 0.1584. Its turning radius is r is 150 meter. Coefficient of static friction between road and tire is 0.6, mu is 0.6. Calculate maximum safest speed of car. Maximum speed of car by which the car can cross the road. Maximum required speed of car which cause less wear of
tires of car. First case, we have to maximum surface speed mu is equal to tan theta mu plus tan theta upon 1 minus mu tan theta is equal to v square upon rg. Mu is 0.6, tan theta is 0.1584. Here is given 1 minus 0.6 mu, tan theta is 0.1584 and r is 150 meter. Here is given g is 9.8 and by using this we get velocity 35.098 meter per second square. Meter per second. This is the velocity at which this car can cross the road. Otherwise, greater velocity car cannot cross the road and get linear motion and accident may take place. For least wear of टायर, यानी टायर के कम से कम घिसने के लिए हम क्या करेंगे, म्यू इक्वल टू 0 रख देंगे. टायर कम से कम घिसे, म्यू इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन. पुटिंग द म्यू इक्वल टू 0, tan theta इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी. वी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan theta. Tan theta is 0.1584, r is 150, g is 9.8. Calculating this formula, v equal to 15.26 meter per second. If car can cross from velocity 15.26 meter per second, then tire have no loss, and if it goes from this greater than this velocity, then tire, due to friction, tire have some loss. Last question. A particle of 50 gram rotates in horizontal plane or horizontal circle of radius 1 meter, making 15 upon pi rotation per second. This is the frequency given here. Calculate acceleration of particle and change in momentum during quarter rotation. यानी 1/4 चक्कर में संवेग में परिवर्तन. एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी हैव टू कैलकुलेट. v स्क्वायर इक्वल टू a इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन r और a इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर. m is 50 gram, that is 50 into 10 power minus 3 kg. r is 1 meter and n is 15 upon pi. So we have to calculate omega equal to 2 pi n, 2 pi into 15 upon pi, that is 30 hertz. We have to put r equal to 1 meter and omega equal to 30 and then square. Centripetal acceleration is 900 meter per second square. Next, change in momentum in 1/4 cycle. Change in momentum is in 1/4 cycle. Here is momentum is mv and here is momentum is also mv. Then change in momentum, we have to calculate angle between momentum is 90 degree. Then change in momentum delta p is this quantity. For calculating this quantity, this is mv, this is mv, and this delta p will be square root of 2 mv square. Then delta p is equal to root 2 mv or root 2 m r omega. Then putting the values of each term, m is equal to 50 into 10 to the power minus 3, r is 1 and omega is 30, and this is p is equal to m r omega is equal to p, and this is 1.5 into 1.5 kg meter per second, and delta p change in momentum is, what is this? Delta p is 1.5 into root 2, yani p root 2 1.5 into root 2, and solving this we get change in momentum is 2.12 kg meter per second. This is the value of change in momentum. Sometime it is asked change in calculate displacement in 1/4 cycle. 1/4 चक्कर में
इस द्रव्यमान का विस्थापन यानी displacement in 1/4 cycle. 1/4 cycle is here. Displacement. Calculate the distance AB. This is 1 meter. This is 1 meter. Then AB is from Pythagoras theorem √2 meter. Calculate displacement in half cycle. Half cycle is complete here. A to C and displacement is AC. 1 meter. 1 meter. This is radius and this is also radius. This is the 2 meter in half cycle. Displacement is 2 meter. 3/4 cycle displacement, we actual distance is this much, but we calculate displacement initial and final point. Then this is the displacement of particle. Again this is √2 meter. Thus we have solved this problem.